पेरिस के अरबपति ससुराल में गरीब बहू ने खाया सुकून से खाना। यार हद है, बताओ कितनी गर्मी हो रही है। काश हम टीन के घर में नहीं होते तो इतना तपती हवा को झेलना नहीं पड़ता। सच में गर्मी ने तो जान ले रखी है। संगीता, बहुत भूख लग रही है, खाना बनाने में और कितनी देर है। तभी रसोई की खाली डिब्बे देखकर संगीता परेशान होती है। थोड़ी देर बस। वैसे माँ, डिब्बे में इतना ही आटा है कि 2 दिन का गुजारा हो पाए और तीसरे दिन का शायद हो नहीं पाएगा। तो चिंता मत कर, गुजारा तो कैसे भी हो जाता है, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगी। साथ ही घर में थोड़े से दाल चावल होते हैं। संगीता ज्यादा पानी डालकर दाल पका लेती है। कुछ देर बाद घर के सभी लोग पतली दाल चावल खाते हैं। यह सब खाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बहुत पतली दाल है, लेकिन खाना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि और कुछ है भी नहीं। काश मेरे पास ढंग की नौकरी होती तो हम सुकून वाला खाना खा पाए, लेकिन यहाँ तो सुकून की नींद भी नहीं मिल रही है। आप चिंता मत कीजिए, आपको नौकरी मिल जाएगी। मैं भी कुछ न कुछ तैयारी कर ही लूंगी पिताजी। खुद को भूखा प्यासा रखकर मुझे इतना पढ़ाया है आपने। मेरी स्कॉलरशिप आने वाली है, मैं इंटरव्यू देने जाऊंगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। फिर हम सब मिलकर खाएंगे सुकून वाला खाना। हाँ मेरी बच्ची, ऐसा ही होगा, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। उसके बाद वो सब खाना खा लेते हैं। संगीता को गर्मी लग रही थी, माँ बाप भी परेशान थे। तब वो गर्मी से बचने के लिए टीन पर पानी डाल देती है और खिड़की दरवाजा बंद कर देती है, जिससे तपन कम हो। फिर वो सो जाते हैं। कुछ देर बाद वो उठाते हैं और पूनम शाम की चाय बनाती है। बेटी घर के बाहर थोड़ी पानी का छिड़काव कर दिया और झाड़ू लगाती है। चाय पीते हुए, बड़ी मुश्किल से नींद आई पापा। वही तो, शाम को गर्मी का ये हाल था तो रात को न जाने कैसे सोएंगे। थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाता है तो कम से कम बाहर सो लेते हैं। वही तो। फिर पड़ोसन आ जाती है। पूनम उससे बात करने लगती है। संगीता खाना बनाती है और खाना खाकर बड़ी मुश्किल से रात को सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन दोनों चाय नाश्ता करके बेटी और पिता काम की तलाश में चले जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिलता। सोचा था छोटा मोटा काम मिल जाएगा तो घर में 2-4 पैसे आ जाएंगे, लेकिन लगता है बात नहीं बनेगी। राकेश भी थका हारा पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बूढ़ा, यहाँ तो काम मिला ही नहीं कहीं, और पता करूंगा ताकि कुछ तो पैसे घर में आए। दोनों बाप बेटी घर पहुंचते हैं। आटा इतना ही था कि तीनों की सिर्फ 3 रोटी ही बन पाती। उसे वो मिर्च प्याज से खाते हैं। कल तो सब्जी रोटी थी, दाल चावल थी, लेकिन आज वो भी नहीं है। अरे चिंता मत कर मेरी बच्ची, कल मैं हर हालत में काम लेकर आऊंगा। मैं जानता हूँ तेरा भी मन करता है कि तू सुकून से खाना खाए, पेट भर खाना खाए। इसके बाद घर के सभी लोग पानी पी लेते हैं। पेट किसी का नहीं भरा होता। इतने में जो छत पर पंखा चल रहा होता है वो और धीमा हो जाता है, जिससे और गर्मी लगने लगती है। हे भगवान, इसको भी अभी खराब होना था, तभी कहो इतनी देर से गर्मी कैसे लग रही है। देखो तो जी, ये पंखा भी खराब हो गया। पापा देखो ना, ये पंखा कैसे टुचक टुचक कर रहा है। अरे वैसे भी इतनी गर्मी थी, अब और ये पंखा खराब हो गया, न जाने कैसे दिन कटेंगे। अब इसको सही करवाने के लिए भी 100 रुपए चाहिए, और यहाँ दूध की थैली के लिए 10 रुपए नहीं है। अब तो ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले खाने का इंतजाम करना है, ये सब चीज बाद में है। संगीता उस पंखे को बंद करके ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अभी भी धीरे चल रहा था। वो गर्मी का दिन भी गुजर जाता है। अगले दिन घर में सिर्फ 1 रोटी का आटा होता है। संगीता खाना बनाकर धूप में काम की तलाश में निकल जाती है। मालकिन, मुझे आपके घर कोई काम मिलेगा? नहीं नहीं, हमारे घर में पहले से ही नौकर लगे हैं, मुझे और नहीं चाहिए, आगे बढ़ो। वहां से जाने के बाद संगीता को गर्मी में इतनी प्यास लगती है कि गला जल रहा होता है और सड़क जैसे आग उगल रही हो। और चप्पल में भी पैर इतने गर्म हो रहे हैं। अगर गलती से मैं नंगे पैर चल रही होती तो अब तक मेरे पैरों का पापड़ बन गया होता। सच में गर्मी का कोई तोड़ नहीं है हम गरीबों के लिए, कोई सुकून नहीं है इस दुनिया में। नहाने जाओ तो पानी भी गर्म मिलता है। मंदिर यही है, पानी पी लेती हूँ। मंदिर पहुंचकर पानी पीकर अपने प्यास बुझाती है और फिर अंदर प्रार्थना करके बाहर निकलती है तो पंडित हाथ में 2 फल प्रसाद के रूप में पकड़ा देता है, जिसे भूख लगने पर संगीता खाने वाली होती है, लेकिन रुक जाती है। नहीं नहीं, मैं कैसे खा सकती हूँ, घर में कुछ भी नहीं है, मुझे कैसे भी करके काम का इंतजाम करना होगा। घर आते ही संगीता मुंह हाथ धोकर और फल धोकर सामने रखती है। इतने में पूनम ने बचे हुए आटे की एक रोटी बनाई होती है, उसमें से वो आधी आधी करके अपने बेटी और पति के सामने रखती है। आज तो खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है, कल से भी ज्यादातर बदतर हाल हो गए हैं। ये लीजिए आधी रोटी, इस अचार से खा लीजिए, और बेटा तू भी खा ले। मुझे तो भूख नहीं है माँ, मैंने खा लिया है। अगर आप मुझे और पापा को दे दोगे ये आधी रोटी भी, तो आप क्या खाओगी, इसे आप खा लो। मुझे पता है तू बाहर से भूखे बेटा आई है, तूने कुछ नहीं खाया, चुपचाप से ये खा ले।
हाँ हाँ हाँ, मुझे पागल मत बनाओ। और मैं ये खाना खा लिया तो देखो, मंदिर में गई थी तो वहाँ कोई खाना बांट रहा था, मैंने खा लिया और आपके लिए फल भी लाई हूँ। अब आप दोनों जल्दी से ये खाना खा लो और मुझे कोई भूख नहीं है। कैसे बताऊँ माँ, मैंने कुछ नहीं खाया है। ऐसे बोलूंगी तो तुम वो आधी रोटी भी मेरे हिस्से डाल दोगी। चलो अच्छा है हमारी बेटी बाहर से सेब और केला ले आई, इससे हमें थोड़ा आसान हो जाएगा। न जाने कब सुकून भरी रोटी मिलेगी, कल के लिए तो वो भी नहीं है। दोनों बाप बेटी बची हुई रोटी और फल खाते हैं। इतने में संगीता के पेट से तेज गुड़गुड़ की आवाज आती है और आवाज मां न सुन ले, इसीलिए रोते हुए संगीता बाहर चली जाती है और अपना मुंह बंद करके रोने लगती है। इतनी लाचारी कि मैं अपने माता पिता से झूठ बोला। क्यों, ऐसा क्यों किया? मेरा पेट। पी लेती हूँ, शायद पानी पीने से पेट भर जाए और भूख शांत हो जाए। पास में ही रखे मिट्टी के मटके का पानी संगीता पीती है, लेकिन उसका पेट तब भी नहीं भरता, पर उसकी आंखें जरूर भर आती हैं। संगीता की बेबसी उसे कमजोर कर रही थी। किसी तरह खुद को संभालती है और पड़ोसन से जाकर मदद मांगती है। आंटी जी, हमारी मदद कर दीजिए, हमें कुछ पैसों की जरूरत है। घर में खाने के लिए नहीं है, लेकिन जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं आपको पूरे पैसे लौटा दूंगी। अरे जा जा, तेरे जैसे लोग मुफ्त की रोटी तोड़ते हैं, बस बाद में पैसा नहीं देते। कोई पैसा नहीं है मेरे पास। उस वक्त कोई पड़ोसी भी संगीता की मदद नहीं करता। उस रात सबको सिर्फ पानी पीकर ही सोना पड़ता है। अगले दिन सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। मेरे को कुछ नहीं है माँ, तुम्हें भी भूख लग रही होगी ना? हाँ, पर हम कर भी क्या सकते हैं, लगता है ये गरीबी हमें भूखा मार डालेगी। तभी एक भली पड़ोसन भंडारा करवा रही होती है। उनके न्योते पर तीनों खाना खाने वहां से चले जाते हैं। जैसे ही खाना खाते हैं बाकी पड़ोसी ताना देने लगते हैं। ओहो, देखो कैसे भर भर के पूड़ियां रखवा ली हैं उन्होंने। देखा कैसे भूखे नंगे लोगों की तरह खाने पर टूट पड़े हैं। तुम्हें क्या हो रहा है? मैंने इन्हें अपनी दावत पर बुलाया है, कितना भी खा सकते हैं, ये पुण्य का काम है। पूनम जी, भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, आप खाइए। नहीं नहीं बहन जी, आपने हमें न्योता दिया, यही बहुत है हमारे लिए। बस अब और नहीं चाहिए, बाकी ले लीजिए। थोड़ी ही देर में तीनों एक एक पूड़ी खाकर उठ जाते हैं। अपनी ऐसी हालत देखकर संगीता बहुत परेशान थी कि वो अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। और फिर वो अपनी सहेली शिवानी के घर जाती है। शिवानी, मुझे काम की बहुत जरूरत है, घर की हालात ठीक नहीं है, मैं क्या करूं? मुझे कोई काम दिलवा दे, अभी तक मेरी स्कॉलरशिप का भी कुछ नहीं पता चला। तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए काम ढूंढती हूँ। ले, अभी अभी मम्मी ने आम का जूस बनाया है, इसे पी ले। नहीं, रहने दे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चल दिमाग खराब मत कर मेरे सामने भी। अब तो ये फॉर्मेलिटी करेगी क्या? पी ले इसे। तुझे पता है पापा ने अगले हफ्ते के लिए पेरिस की टिकट बुक की है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ पेरिस जाने के लिए। वहाँ का रहन सहन, घूमना, खाना पीना सब कुछ पहली बार देखने को मिलेगा। मैं तो शॉपिंग भी करने वाली हूँ। जो ड्रेस यहाँ नहीं पहन सकते वो वहाँ पर पहनूंगी। ये देखो, मैं तो फोन में देखकर ही पागल हो रही हूँ कि पेरिस इतना सुंदर है। जब जाऊंगी तब पता नहीं क्या होगा। अच्छी बात है, तू पेरिस घूमने जा रही है। मेरे नसीब में तो ताजमहल भी नहीं है, पेरिस तो बहुत दूर की बात है। संगीता एसी में बैठकर आम का जूस पीती है। तब शिवानी संगीता को मल्टीनेशनल कंपनी के अपना जॉब ऑफर, पैसे और कपड़े उसे दे देती है ताकि उसे उसकी मदद हो जाए। संगीता अपनी सहेली को गले लगाने के बाद घर आ जाती है और खाने का थोड़ा सामान ले आती है। वहीं उसका पिता मजदूरी वाली जगह पर खड़े होकर काम मांग रहा था। बाकी मजदूरों को सब ले जाते हैं। तब एक सेठ के सामने राकेश हाथ जोड़कर, सेठ जी मुझे काम दे दीजिए, मैं कुछ भी काम कर लूंगा। वैसे तो मुझे कोई काम नहीं है, तुझे ले जाऊंगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा। अच्छा चल, और हर रोज का 50 रुपए दूंगा। हाँ, मैं 50 रुपए में भी काम कर लूंगा, बस काम पर रख लो। तब राकेश उसे अपनी दुकान पर ले जाता है, जहां उससे दुकान का छोटा मोटा सामान, बोरी वगैरह उठवाकर सेट करवाता है और सुबह से शाम तक की मजदूरी के लिए उसे 50 रुपए दे देता है, जिससे वो घर पर 2 सब्जी और थोड़े चावल खरीद के ले आता है। अजी आप आ गए, मैं तो परेशान हो गई थी। क्या कर रहे थे? हाँ पापा बताइए। सर सारा दिन दिमाग में यही टेंशन थी कि क्या खाएंगे। आज बहुत मुश्किल से काम मिला, लेकिन सिर्फ दिन का 50 रुपया दिया, तो उससे मैं ये सब्जी चावल ले आया। अरे पापा, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं घर में 200 रुपए का राशन ले आई हूँ। थोड़े दिन बाद मेरी जॉब भी लग जाएगी तो सारी टेंशन खत्म। शिवानी ने मुझे कंपनी का एड्रेस दिया है, वहाँ मेरा इंटरव्यू है। भगवान करे तब सब कुछ अच्छा हो जाए। फिर वो घर में थोड़ा खाना बनाकर खा लेते हैं। 2 दिन बाद संगीता जहां इंटरव्यू होता है वो फॉर्मल ड्रेस पहनकर ऑटो में बैठकर एमएनसी कंपनी में पहुंच जाती है, जिसका ओनर पेरिस में रहने वाला अरबपति चेतन होता है। चेतन जैसे ही नेक्स्ट इंटरव्यू को बुलाता है
तब घबराई हुई और थोड़ी कॉन्फिडेंस के साथ संगीता पहुंचती है और उसकी आंखें देखते ही चेतन फिदा हो जाता है। गुड मॉर्निंग सर, कैन आई सिट? सर सर या श्योर, व्हाई नॉट, सिट डाउन। कुछ तो जादू है इस लड़की की आंखों में जो मेरी नजरें ही नहीं हट रही हैं। दिखने में भी अमीर घर की लड़की है। इंटरव्यू के बाद दोस्ती करके शादी का प्रपोजल मारूंगा। सर, माय नेम इज संगीता, ये मेरा सीवी है। ओ या, मैंने पढ़ा आपका सीवी। इतनी देर संगीता अपना इंटरव्यू देती है, चेतन के सवालों का जवाब देती है। चेतन उसे देखते ही पहली नजर का प्यार कर बैठता है। तो सर, आपको मेरा इंटरव्यू पसंद आया? मुझे जॉब तो मिल जाएगी ना? ओहो चेतन, इंटरव्यू ले, मस्ती मत कर। मिस संगीता, आपका सीवी देखकर तो मैं समझ चुका हूं कि इंटरोगेशन भी कर लिया है, बट माय क्वेश्चन इज, मैं आपको इस कंपनी में जॉब दे दूं जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो आप इसे अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकती है? क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल देखकर मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी जॉब करने की भी जरूरत है। क्या बोल रहे हैं सर? मुझे इस जॉब को बहुत जरूरत है। इससे मैं सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, अपने माँ बाप की जिंदगी बदलना चाहती हूँ। मैंने भूख और गर्मी दोनों देखी है। अब मैं सुकून कमाना चाहती हूँ और अपने माँ बाप को सुकून का खाना खिलाना चाहती हूँ। इतना पेन मैं क्यों ले रहा हूँ? बातों से तो अमीर नहीं लग रही है। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपके कपड़ों से आपकी बातें मैच नहीं हो रही हैं? वो सर, मेरी सहेली है ना, पागल, उसने कहा तुझे ऐसी जगह जॉब नहीं मिलेगी, इसीलिए उसने मुझे ऐसे कपड़े पहनकर जाने को बोला और ये भी उसने ही दिया है। मैं तो बहुत गरीब मामूली सी लड़की हूँ जो जॉब के लिए भटक रही है। मेरी जॉब नहीं लगी यहाँ। थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू। रुको, थोड़ी सी पागल हो तुम, सिलेक्ट हो चुकी हो, स्किल्स तो है तुम में, बस कुछ दिन तुम्हें ट्रेन करना होगा। सच में सर, थैंक यू सो मच। संगीता को एक अच्छी जॉब मिल जाती है। वो बहुत खुश होती है और चेतन जो पहली बार देखने के बाद सिर्फ उसके बारे में सोचता है, वही 4 दिन बाद सेठ राकेश को काम से निकाल देता है। थोड़े दिन बाद संगीता कंपनी ज्वाइन करती है। चेतन उसे ट्रेन करता है, उसे काम करता हुआ देखता है। नौकरी को 1 महीना ही हुआ था कि चेतन उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। इसके बाद संगीता भी शादी करने से इनकार नहीं करती और चेतन के माता पिता पेरिस में आकर संगीता के माता पिता से मिलते हैं। देखो जी, हमारे बेटे ने हीरा ढूंढा है, हीरा। बहन जी, अब तो हम आपकी बेटी को पेरिस ले जा रहे हैं, हिम्मत बांध लीजिए। समधन जी, हिम्मत तो अभी बांधी थी जब ये हमारी जिंदगी में आई थी। तब से ही पता था कि एक दिन हमारी बेटी हमें छोड़कर चली जाएगी, लेकिन हम दोनों बहुत खुश हैं कि ये अपने अरबपति ससुराल में बहुत खुश रहेगी, पेरिस घूमेगी। संगीता खाना लगाती है। बातचीत के बाद रोका और सगाई दोनों एक साथ हो जाती हैं और कुछ दिनों में दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। और अपने माता पिता से विदा लेकर संगीता एरोप्लेन में बैठकर एरोप्लेन से नजर देख अपने पेरिस के ससुराल पहुंच जाती है। तभी एक कॉल आता है। हेलो सर, जैसा आपने बोला था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। मैं उनके गांव वाला बनकर उनके पास गया और एक गोदाम में मैंने उनकी नौकरी लगवा दी है। आप परेशान मत होइए, ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, बस अपने से नीचे कारीगर वालों पर उन्हें ध्यान रखना है सेठ जी की गैर मौजूदगी में। अच्छा, चलो अच्छा है, अब मुझे उनकी भी टेंशन नहीं है। शुक्रिया जतिन, तुमने मेरा काम कर दिया। बाप रे, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन पेरिस पहुंच जाऊंगी। अब मैं भी सबको कह सकती हूँ कि मैं भी पेरिस देख चुकी हूँ। ये तो अब मुझे बहुत घुमाएंगे। और मेरा ससुराल भी बाहर से कितना शानदार है, और जब एरोप्लेन से उतरे थे तब भी कितना बढ़िया था। ये क्या कर रहे हैं? अरे बेटा, बहू का गृह प्रवेश करवाना है, फोन वगैरह बाद में करना, चलो अंदर आओ तुम दोनों। तब सरस्वती का फेस स्कैन होता है। तब ऑटोमेटिक दरवाजे खुल जाते हैं। फिर सरस्वती अपनी बहू की आरती कर उसका गृह प्रवेश करवाती है। तब संगीता अपने पेरिस जैसे आलीशान ससुराल को देखकर हैरान होती है। आखिर ससुराल अंदर से काफी ठंडा और हीरे जैसा चमक रहा था, बड़े बड़े सोफा सेट, विदेशी पेंटिंग्स और एक्सपेंसिव चीजों से। मुंह तो बंद करो आंटी, क्या मुंह फाड़ के अपने पेरिस के ससुराल को देख रही हो? मतलब देवरानी जी। देखने दो भाभी, देखने दो। जिसे गांव में सिर्फ धूल की मिट्टी ही देखी हो, अच्छी लगी हो, वो अचानक से पेरिस में अरबपति ससुराल में पहुंच जाएगी तो मुंह तो खुला का खुला ही रह जाएगा ना, आखिर गरीब जो है। ये तो है, लेकिन माँ जी, पापा जी, मैंने आपको बोला था वो गरीब घर की लड़की को पेरिस के अरबपति ससुराल में तो मत लाइए। बस करो लक्षिता, बाकी का समझ आता है, लेकिन तुम तो इस घर की बड़ी बहू हो, अपना फर्ज निभाओ। ये सब बातें करने की जरूरत नहीं है। जी पापा जी। संगीता बहू, तुम सफर से थक गई होगी, जाओ चेतन बेटा इसे अपने कमरे में ले जाओ, कपड़े चेंज करो, थोड़ा आराम करके खाना खाने आ जाना। रोबो 270 खाने की तैयारी करो। हाँ हाँ रोबो 270 खाने की तैयारी करो। यस मैम, एंड गोलू कमांड एक्सेप्टेड। ये बच्चा बहुत प्यारा है दीदी, आपका बेटा है? हाँ, ये मेरा बेटा है।
तब संगीता रोबोट देखकर हैरान हो जाती है। माँ जी, यहाँ रोबो काम करते हैं? हाँ बहू, इतने अरबपति हैं, इसीलिए हमने 1-2 रोबोट रखे हुए हैं काम के लिए। तुम्हें भी अगर इनसे कुछ कहना है तो इनका नाम लेकर इन्हें कमांड दे देना, ये सब काम करेंगे। अरे हाँ संगीता, चलो तुम्हें भूख भी लग रही होगी, सफर में भी तुमने ठीक से कुछ नहीं खाया एरोप्लेन में डरने की वजह से। चेतन संगीता को कमरे में ले जाता है। इतने में म्यूजिक बजने लगता है और आगे जाकर कमरे में एक रोबोट दोनों का फेस स्कैन करके वेलकम करता है। आपका आपकी नई जिंदगी में स्वागत है। आपका दिन अब से हमेशा खास हो। अरे वाह, दूसरा रोबो, ये तो हमें देखकर हमारा वेलकम कर रहा है। हाँ, स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हैं। अब न्यू रोबो तो बहुत स्मार्ट है। कुछ ही देर में कपड़े चेंज करने के बाद संगीता और चेतन डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाते हैं, जहां रोबो संगीता के लिए चेयर पीछे करता है। तब संगीता बैठती है। उसकी आंखों के सामने अलग अलग चाइनीज, इटालियन, थाई, इंडियन, कॉन्टिनेंटल हर तरह का खाना टेबल पर सजा हुआ था। बाप रे बाप, इतना सारा खाना! माँ जी, ये कौन खाएगा? हम सब खाएंगे बहू। अब हमें पता नहीं है तुम्हें किस तरह का खाना पसंद है, इसलिए मैंने सब कुछ नौकरों से कहकर बनवा दिया। तुम्हें जो खाना है आराम से पेट भर कर खाना खाओ, और कुछ कमी लग रही हो तो वो भी मंगवा दूंगी। नहीं माँ जी, इतना बहुत है। संगीता आराम से पेट भरकर हर तरीके का थोड़ा थोड़ा खाना खाती है। वाह, खाना कितना बढ़िया और लजीज है। कुछ चीज तो मैंने पहली बार ही खाई है, नाम तक नहीं पता। कितने समय बाद सुकून भरकर खाना खाया है। काश मम्मी पापा भी ये सब खा पाए। वो बेचारे वहाँ कैसे रह रहे होंगे। टाइम था जब कुछ भी खाने को नहीं था। माँ, इतनी गर्मी में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या खाएंगे हम सब लोग? हाँ, खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पीने के लिए है, और वो हमारी गर्मी का जुगाड़ भी कर सकता है। तो रुक, मैं अभी बनाती हूँ। पूनम फटाफट मटके के पानी से सत्तू का शरबत बना देती है, जिसे पीकर उनके पेट की भूख आधी होती है। काश सुकून से खाने को भी मिल जाता, पर फिलहाल के लिए यही ठीक है। क्या हुआ बहू, तेरी आंखों में आंसू क्यों है? कुछ नहीं पापा जी, बस घर की याद आ गई थी। रात का डिनर करके सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तब संगीता जोर से पति के सामने डकार मारती है। चेतन हंसने लग जाता है। संगीता, तुम भी ना, कोई बात नहीं, रिलैक्स। अगर कोई बात नहीं तो आप मुझ पर हंस क्यों रहे हैं? सॉरी, वो आज पहली बार पेट भरकर सुकून से खाना खाया है, इसलिए अब मुझे नींद आ रही है। संगीता इतना कहकर नींद में चेतन को पकड़कर सो जाती है। चेतन भी मुस्कुराकर सो जाता है। अगले दिन घर में सब उठ जाते हैं, मगर संगीता मखमल के बेड पर अभी तक सोई रहती है। तब 9 बजे उसकी आंख खुलती है। क्या सुकून भरी नींद आई है, और पेट भरकर खाना भी खाया था। 6 बज रहे होंगे, नहाकर तैयार हो जाती हूँ। जैसी संगीता घड़ी में 9 बजे हुए देखते हैं, देखकर हैरान हो जाती है और फटाफट नहाकर अपने सास ससुर के पैर छूती है। अब वो माँ जी, माफ कर दीजिए, ससुराल में पहले दिन लेट उठी हूँ। वो खाना रात को ज्यादा ही खा लिया था ना, तो अच्छी वाली नींद आ गई है। मैं अभी पहली रसोई का खाना बनाती हूँ। अरे ठहर जा, कहाँ जा रही है? इसकी जरूरत नहीं है खाना बनाने की और पहली रसोई करने की। अभी करेगी तभी तो हमारी बहू रहेगी, और उतना ही प्यार करेंगे। खाना रोबोट और नौकरों ने मिलकर बना लिया है। चला जा, खाना खा ले। सरस्वती बहू को हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर ले जाती है, जहां सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन मनी मन जेठानी और नंद उसके गरीब होने और अटेंशन मिलने से उससे चिढ़ते रहते हैं। चेतन, आप तो मुझे जगा देते। ये सब क्या सोच रहे होंगे? कोई कुछ नहीं सोच रहा। सोते हुए तुम इतनी प्यारी लग रही थी, तो मैं कैसे जगा देता? तुम्हें अपनी मम्मी पापा की कितनी टेंशन होती है, ये तो मैं अच्छे से जानता हूँ। इसलिए फिक्र मत करो, मैंने उन्हें नहीं बताया, लेकिन तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने उन्हें काम पर लगवा दिया है, वो भी सिर्फ बैठने का काम है। सच में आप बहुत अच्छे हैं। आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? आप पति को भी थैंक यू बोलोगी? क्या पागल लड़की हो। हाँ, चलो, तुम पेरिस कभी नहीं आई हो ना, मैं तुम्हें पेरिस घुमाऊंगा। बेटा, मैं भी तुझे यही बोलने वाली थी कि मेरी बहू को बहुत अच्छे से शॉपिंग करवाना। जैसा मन है वैसे कपड़े पहनना, हमारी तरफ से कोई टोक टोक नहीं है, और उसे पेरिस घुमा। जी माँ। फ्री फैन में सोने की कटोरा जैसी जिंदगी मिल गई है इसे। तब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में संगीता क्रोइंसा खाती है, जिससे उसके मुंह पर लग जाता है। ये खाने में तो बहुत अच्छा है। इसका नाम क्या है प्रशांत? देखो मॉम, गवार भाभी को क्रोइसा बोलना भी नहीं आता। प्रशांत प्रशांत बोल रही हैं। वो कभी खाया नहीं ना, तो नाम भी ठीक से बोलना नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बहू, तुझे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। तू यहाँ पर थोड़ी रहती थी जो तुझे ये सब पता होगा। वक्त के साथ तू अपने आप सब चीज सीख जाएगी। बाकी तुझे समझाना पड़ेगा क्या? दोबारा से अपनी भाभी से इस तरीके से बात मत करना। हाँ, या वचे वो।
तब मनोज अपनी बहू को उसका अरबपति ससुराल दिखाता है, जो कि बहुत ज्यादा लग्जरी रूम होते हैं। हर जगह एसी होता है, इंडोर स्पा एंड स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी रूम, मॉड्यूलर किचन, प्राइवेट थिएटर, गेमिंग जोन, विंटर गार्डन, विंटेज व्यू बालकनी, वॉक इन क्लोजेट, लग्जरी रूम, सर्वेंट रूम इत्यादि। ये सब देखकर संगीता हैरान थी। अगले दिन चेतन उसे पेरिस के मशहूर मॉल में उसे शॉपिंग के लिए ले जाता है, जहां वो सुंदर सुंदर ड्रेस सेलेक्ट करके पहन लेती है। तब चेतन एक रोमांटिक डेट, जो कि बहुत सुंदर रूफटॉप कैफे होता है, वहां वो इटालियन और अलग अलग तरह की अमेजिंग चीजें खाती है। वाह, ये सब कितना अच्छा है। और ये चॉकलेट डबल ब्लास्ट मफिन तो और भी बहुत ज्यादा टेस्टी है। थैंक यू जतिन, मैंने अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं इतना अच्छा अच्छा खाना सुकून से खा सकती हूँ, वो भी पेरिस में। संगीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए कुछ भी करूंगा। अभी तो मैं तुम्हें पेरिस का फेमस एफिल टावर नहीं दिखाया, चलो वहां चलते हैं। अब चेतन उसे पेरिस की और भी अलग अलग मशहूर जगह दिखाता है। लास्ट में एफिल टावर के ऊपर ले जाता है, जहां से दुनिया बहुत खूबसूरत दिखती है और रात में नजारा काफी अच्छा होता है। चेतन, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं एफिल टावर के ऊपर हूँ और यहाँ से पूरा पेरिस देख सकती हूँ। सच में ये बहुत ब्यूटीफुल है। पर मेरी जान, तुमसे ज्यादा नहीं है, तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। पसंद भी तो आपकी है। चेतन वहां से घूमने के बाद उसके साथ आइसक्रीम खाते हुए अपनी लग्जरी कार में आता है। ससुराल का पूरा एक हफ्ता संगीता ऐश करती है। उसे घर का कोई काम नहीं करना पड़ता, रोबोट खुद काम करते हैं और वो जेठानी के बच्चे के साथ भी खेलती है। गोलू, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। हाँ चाची, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, देखना कैसी है, दूध झट से खत्म कर दूंगा। गोलू, तुझे पढ़ाई नहीं करनी है क्या? जा, यहाँ पर मस्ती कर रहे, जाकर पढ़। लक्षिता अपने बेटे को वहां से ले जाती है। संगीता को अजीब लगता है। संगीता घर में काम करने की कोशिश करे तो मनोज और सरस्वती उसे कोई काम नहीं करने देते। वहीं एक दिन घर पर चेतन और राघव की फॉरेनर इन्वेस्टर के साथ मीटिंग थी, जिसके लिए वो घर पर इनवाइट करते हैं, लेकिन रोबो धीरे धीरे काम करते हैं और नौकर घर पर होते नहीं है। हे भगवान, मुझे तो टेंशन हो रही है। अब खाना कैसे बनेगा? खाना भी फॉरेनर लोगों के लिए बनाना है। माँ जी, आज आप मुझे नहीं रोकेंगी। आज तो जरूरत है, मैं सबको खाना बनाकर खिला दूंगी, आप चिंता मत करो। संगीता किचन में रोबोट को कटिंग और सर्विंग कमांड देती है और अलग तरह के भारतीय स्टाइल के चटपटे खाने तैयार कर देती है। पनीर बटर मसाला, हैदराबादी बिरयानी, रोगन जोश, चिकन लॉलीपॉप, मटर पनीर, चावल, नान, पूड़ी इत्यादि, जिसे खाकर सभी फॉरेनर खुश हो जाते हैं। Amazing, amazing. The food is very delicious. I'm surprised this is the first time I have eaten Indian food. It's amazing. Can I have more and who made it? Yeah, of course. This food has been prepared by my wife. She knows how to cook Indian food very well and delicious. Oh wow, the reel is confirmed from our side video. खाने की तारीफ होने से संगीता में और भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो जेठानी को बहुत जलन होती है। मेहमानों के जाने के बाद घर में सब तारीफ करते हैं। मुझे पता है तुम्हें अपनी देवरानी की तारीफ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। काश तुम भी ऐसा खाना बनाती तो मेरी भी तारीफ हो जाती, जैसे आज चेतन की तारीफ हो रही थी और उसकी वाइफ की। वैसे उसने खाना सच में बहुत अच्छा बनाया था, वो भी इतना सारा। अब तुम उसकी तारीफ करना बंद करोगे? वैसे भी इस घर में उसकी तारीफ करने वालों की कमी नहीं है और मैं कोई नौकर बावर्ची नहीं हूँ जो बाहर वालों के लिए खाना बना कर उन्हें इम्प्रेस करूँ। बहुत सुकून भरा खाना खाना है ना इसे, अब बताती हूँ। लक्षिता अपना प्लान पाखी को बताती है और दोनों साथ मिलकर अगले दिन से उसे परेशान करने के लिए उसे खाना खाने नहीं देते। जैसे कि नंद फ्रिज का 2 दिन पुराना सैंडविच लाकर उसे देती है, जिसे खाकर संगीता को अजीब लगता है। पाकी, तुमने जो सैंडविच दिया है वो बिल्कुल भी खाने में टेस्टी नहीं है, खट्टा सा लग रहा है, कहीं वो खराब तो नहीं? भाभी, गाँव की होकर आपको पेरिस वाले खाने का टेस्ट कैसे पता होगा? यहाँ पर खाना ऐसा ही होता है, खा लो इसे। खा लो भाभी, 2 दिन पुराना सैंडविच खा लो। अच्छा ठीक है। संगीता अब खराब सैंडविच खा लेती है। 2 घंटे बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उल्टी हो जाती है। घर वाले उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन अभी भी लक्षिता को शर्म नहीं आती। जब उसे दवाई के बाद खाना दिया जाता है तब उसके हाथ से फ्रूट्स ले लेती है। अरे संगीता, कोलो को भूख लग रही है। रोबोट 270 तुम्हें थोड़ी देर में और फ्रूट्स लाकर दे देगा। ये वाले उसे ही दे दो, उसे भूख लग रही है। ठीक है दीदी, अभी उसको दे दो। लक्षिता जानबूझकर उसके हाथ से फ्रूट की प्लेट ले जाती है। किसी को पता नहीं चलता और अपने बच्चों को खिला देती है। उसे 3 घंटे हो जाते हैं लेकिन उसे खाने को नहीं मिलता। पेट दर्द करने लगता है, लेकिन बाद में जाकर सास से पीला देती है। पर जब संगीता ठीक हो जाती है तब घर में अच्छा खाना बना होता है। संगीता किचन से ले रही होती है तब। अरे संगीता, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, मेहमानों के लिए है। देखो, ये खाना मत खाओ, कुछ और खा लो। लेकिन दीदी, फ्रिज में तो कुछ भी नहीं है और रोबो कोई नौकर भी नहीं है, क्या खाऊं? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम ये नहीं खाओगी।
लक्षिता उसके हाथ से भरी हुई प्लेट लेकर छीन लेती है। यह होता हुआ गोलू देख लेता है। संगीता को भूख लगती रहती है, वो फिर से खाने के लिए मजबूर हो जाती है। आसमान से गिरी खजूर पलट की, ऐसा लग रहा है पुराने दिन वापस लौट आए हैं। जैसे खाने के लिए तड़पना पड़ता था, कुछ दिनों से ठीक से खा भी नहीं पा रही हूँ। संगीता अपने कमरे में जाकर आराम करती है। पाकी जानबूझकर दूसरे रिमोट से उसके कमरे का एसी बंद कर देती है। संगीता को एसी चलाने नहीं आता और वो गर्मी में बैठी रहती है। हे भगवान, एसी में इतना अच्छा लग रहा था, इस गर्मी ने फिर से मुझे अपने घर की याद दिला दी। कहीं और चली जाती हूँ, वहां तो एसी चल रहा होगा, लेकिन मुझे कमजोरी लग रही है, ऐसे ही सो जाती हूँ। बड़ा ही मसी में रहने वाली, अभी तो देख तेरे साथ क्या क्या होता है। संगीता गर्मी में ही सो जाती है। जब उसका पति आकर देखता है तो डांटने लगता है और एसी चालू कर देता है। रात को सब लोग अच्छे से खाना खा लेते हैं, लेकिन अगले दिन कोई नहीं होता तो संगीता अपने मन से अपने लिए कुछ बना रही होती है कि लक्षिता उसके हाथ से प्लेट छीन लेती है। संगीता, तुम खाकर क्या करोगे? मुझे बहुत भूख लग रही है, ये मैं खा लेती हूँ। और हाँ, रोबो या किसी नौकर ने प्लांट्स में पानी नहीं दिया है, तुम जाकर गार्डन एरिया में पानी दे दो। ठीक है दीदी। संगीता भूखे प्यासे गार्डन एरिया में ज्यादा पेड़ पौधे होने की वजह से 1-2 घंटे तक पानी देती है। जब तक वापस आती है तो उसकी बनाई हुई सारी मैक्रोनी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से संगीता बेहोश हो जाती है। तब घर वाले उसका ख्याल रखते हैं। ओह, बहू तो अपना ख्याल ठीक से क्यों नहीं रखती है? डॉक्टर बता रहे हैं ठीक से खाती नहीं है, ये जूस पी और ये खाना अभी मेरे सामने खत्म कर। जी माँ जी। मम्मी, आपने पीसी चाची से खाना छीन लिया था क्या? देखो ना, उनकी तबीयत खराब हो गई है। हे गोलू, अरे बेटा, ये तो क्या बोल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। बहू, तूने ऐसा किया है? नहीं पापा जी, दीदी ने ऐसा नहीं किया, गोलू को कोई गलतफहमी हुई है। संगीता झूठ बोलकर लक्षिता को बचा लेती है। कुछ देर बाद लक्षिता स्टोर रूम में एक्स्ट्रा सामान रखने जाती है, जो कि पासवर्ड से खुलता है। पासवर्ड से ही बंद होता है कि नया पासवर्ड होने की वजह से लक्षिता को कुछ भी याद नहीं आता और वो स्टोर रूम में बंद हो जाती है, जहां की लाइट भी खराब थी और उसे भूख से तड़पते हुए 3 घंटे बीत जाते हैं। दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन किसी को सुनाई नहीं देता। गर्मी और भूख के कारण मेरी हालत खराब हो रही है। ये दरवाजा कब खुलेगा? मुझे पासवर्ड बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। लक्षिता बेहोश हो जाती है वहीं बाहर। माँ जी, पापा जी, 5 घंटे से दीदी कहीं दिख नहीं रही है, वो कहाँ चली गई? गोलू भी परेशान हो रहा है। अरे हाँ, बहू भी मुझे कहीं दिख ही नहीं रही है। घर में सब लोग, नौकर चाकर, रोबोट, सब लक्षिता को ढूंढते हैं, मगर वो कहीं नहीं दिखाई देती। तब संगीता के कहने पर सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाता है, जहां बहू लास्ट टाइम स्टोर रूम में जाती हुई मिलती है और पासवर्ड से खोलते हैं। उसे बेहोश पाते हैं। देवर फौरन डॉक्टर को कॉल करके बुलाता है, जहां इलाज करने के बाद वो होश में आती है। बाहर आ गई, मुझे तो लगा मैं मर ही जाऊंगी अंदर। तुम अंदर क्यों गई थी जब तुम्हें पासवर्ड नहीं पता था? तो पता है ना, हर महीने चेंज होता है। मैं पासवर्ड भूल गई थी, वहाँ गर्मी और भूख से बहुत ज्यादा तड़प रही थी, फिर बेहोश हो गई। अच्छा हुआ संगीता बहू ने तुझे ढूंढ लिया, वरना हमें तो खबर ही नहीं होती कि तू यहाँ बंद है। ये लो, फटाफट से मौसमी का जूस पियो ताकि ताकत, और इसके बाद आपको ये फ्रूट खाने हैं। फिर मैं आपके लिए हेल्दी चीज बनाऊंगी और रात को भी ठीक से खाना खाना। आपको मैं ऐसी हालत में नहीं देख सकती हूँ, और गोलू की चिंता आप मत करना, मैं उसे खिला दूंगी। बस करो संगीता, और मुझे कितना शर्मिंदा करोगी। मैं तुम्हारे साथ इस घर में आने के बाद बहुत बुरा कर रही हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे हाथ से खाना तक छीन लिया और तुम्हें बासी खाना भी खिलाया, जिससे तुम्हें उल्टी आ गई, तुम्हें चक्कर आए। अब जाकर वहाँ बंद होने के बाद एहसास हुआ कि तुम भूख से कितना तड़पी होगी। इसलिए मुझे माफ कर दो, और मुझे माफी जब भी मिलेगी तब मैं अपने हाथों से खाना बनाकर तुम्हें खिला दूंगी। दीदी, माफी मत मांगो, मैं ठीक हूँ। नहीं, मैं तभी मानूंगी कि तुमने मुझे माफ किया है। तब संगीता अपनी जेठानी को गले लगाकर माफ कर देती है और ठीक हो जाने के बाद अपनी देवरानी के लिए खाना बनाती है और अपने हाथों से खिलाती है। आपके हाथ का खाना खाकर बहुत सुकून वाला पेट भर गया। तो और खाओ। इस तरह देवरानी जेठानी का पहचान हो जाती है। घर में सब लोग खुश रहते हैं और बहू के साथ ससुर गीता के माता पिता को भी पेरिस में ही एक फ्लोर पर शिफ्ट कर लेते हैं, जहां संगीता अपने माता पिता और ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहती है। दोस्तों, भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, इज्जत और अपनापन भी चाहिए होता है।